नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज कवि की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। उनका नाम ही सूरज का पर्याय है दिनकर, और उनकी कविताएं भी वैसी ही प्रखर, वैसी ही ऊर्जावान हैं। हमारे पास उनके जीवन, उनकी प्रमुख रचनाओं जैसे उर्वशी और रश्मि रथी, उनकी शैली और हाँ, उनके महत्व पर काफी कुछ जानकारी है। आज हम कोशिश करेंगे दिनकर जी के काव्य के दो पहलुओं को समझने की। एक तरफ वीर रस की हुंकार और दूसरी तरफ श्रृंगार रस की कोमलता, और ये भी देखेंगे कि वो आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। दिनकर जी जन्म हुआ बिहार के सिमरिया गांव में 1908 में। हाँ, और फिर पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद तो उन्होंने कई तरह के काम किए। हाँ, मैंने पढ़ा। वो अध्यापक भी रहे, फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार भी। बिल्कुल। और मुजफ्फरपुर कॉलेज में विभागाध्यक्ष, फिर भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने और राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत हुए। मतलब काफी प्रभावशाली जीवन रहा उनका। यकीनन। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि आजादी से पहले उन्हें विद्रोही कवि माना जाता था और बाद में राष्ट्र कवि। ये अपने आप में एक कहानी कहता है। बिल्कुल कहता है। और ये द्वंद्व, ये विरोधाभास उनकी कविताओं में भी साफ झलकता है। मतलब दो मुख्य धाराएं बहती हैं। एक है क्रांति की, विद्रोह की, राष्ट्रवाद की, ओजपूर्ण, और दूसरी है प्रेम की, सौंदर्य की, श्रृंगार की, थोड़ी कोमल। तो ये उनके व्यक्तित्व का भी हिस्सा था। हाँ, ऐसा कहा जाता है। उनका एक रोमांटिक मिजाज था जो शायद उस जमाने के, मतलब आजादी के आंदोलन के माहौल से भी प्रभावित था। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया। हिंदी कविता पर उस समय जो छायावादी कुहासा छाया हुआ था ना, हाँ, वो अत्यधिक कल्पना वाली, थोड़ी धुंधली सी कविता। वही तो, उस कुहासे को छांटने का, कविता को यथार्थ और ओज की तरफ लाने का श्रेय भी उनको जाता है। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी, 1952 में आई थी। हाँ, कर्ण पर आधारित, महाभारत के कर्ण। शीर्षक का मतलब है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार, है ना? बिल्कुल। और ये काव्य असल में जन्म की बजाय कर्म को महत्व देने का एक बड़ा संदेश है। और इसमें वो सामाजिक चेतना, जाति व्यवस्था पर चोट वाली बात भी है। हाँ बिल्कुल। वो कर्ण का संवाद तो गूंजता है आज भी। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। क्या बात है, बहुत शक्तिशाली पंक्तियां हैं। बहुत ज्यादा। और इसी में दिनकर की वो दलित मुक्ति चेतना भी झलकती है। सुना है इसका तीसरा सर्ग बहुत ही मार्मिक है। हाँ, वो प्रसंग जब कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने का प्रलोभन देते हैं कि तुम्हारा जन्म तो कुंती से हुआ है, तुम ज्येष्ठ पांडव हो। अच्छा। लेकिन कर्ण उसे ठुकरा देते हैं मित्रता और कृतज्ञता के नाम पर, दुर्योधन के प्रति। वो कहते हैं, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। सही। और ये भी जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। तो दिनकर ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसा नायक बनाया जो सामाजिक रूढ़ियों को, अन्याय को चुनौती देता है अपने कर्म और स्वाभिमान के बल पर। तो ये तो हुई रश्मि रथी की बात, पौरुष, विद्रोह, सामाजिक चेतना। लेकिन फिर 1961 में आती है उर्वशी। हाँ, उर्वशी बिल्कुल अलग मिजाज की रचना है। ये एक काव्य नाटक है या गीति नाट्य कह सकते हैं, और इसके लिए तो उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। हाँ, मिला। ये दिनकर के वो, मतलब रोमांटिक पहलू को सामने लाती है। इसमें कहानी है धरती के राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्रेम की। सही। और ये प्रेम और सौंदर्य का एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। पुरुरवा देवत्व पाना चाहता है और उर्वशी जो देवलोक से है, वो पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। ये भी सुनने में आया है कि इसकी भाषा दिनकर की बाकी ओजस्वी कविताओं से काफी अलग है, ज्यादा सजी हुई, अलंकृत। हाँ, भाषा ज्यादा अभिजात्य है, संस्कृत निष्ठ है। ये उनके उस पक्ष को दिखाती है जिसके बारे में उन्होंने खुद भी कहा था कि उनकी आत्मा तो असल में रसवंती जैसी कोमल रचनाओं में बसती है। लेकिन इस पर कुछ आलोचना भी हुई थी। हाँ, हुई थी। कुछ आलोचकों ने इसे कृत्रिम मनोविज्ञान कहा। मतलब जो मनोविज्ञान दिखाया गया है वो शायद थोपा हुआ सा लगे। अच्छा। और कामात्मक अध्यात्म भी कहा गया, यानी प्रेम और अध्यात्म का ऐसा मिश्रण जो शायद बहुत स्वाभाविक ना हो। दिनकर ने खुद भी ये माना था कि उन पर दो विपरीत ध्रुवों का असर रहा है, एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर का और दूसरी तरफ इकबाल का।
दिलचस्प है, ये द्वंद्व शायद उनकी रचनाओं में भी उतर आया। लगता तो यही है। खैर, जो भी हो, उनकी जो राष्ट्रवादी कविताएं हैं वो तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल। उनकी भाषा की खासियत थी सीधी, सरल, आम आदमी से जुड़ने वाली, किसान, मजदूर, सबसे। वो पंक्ति तो जैसे नारा बन गई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ, वो तो अमर है। और ये बात मुझे हमेशा प्रभावित करती है कि पंडित नेहरू ने उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया था। हाँ, किया था। लेकिन इसके बावजूद 1962 के चीन युद्ध के बाद दिनकर जी ने नेहरू की नीतियों की खुलकर आलोचना करने का साहस दिखाया। ये बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। ये उनके चरित्र की दृढ़ता और उनकी निष्पक्षता दिखाती है। उनकी कविताएं हैं इस पर, जैसे रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर। और वो वाली, देखने में देवता सदृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। सीधी चोट। बिल्कुल सीधी चोट। तो दिनकर की विरासत सिर्फ ओज, पौरुष और क्रांति के कवि की नहीं है, वो कोमलता भी उतनी ही शिद्दत से व्यक्त कर सकते थे। और उनके गद्य को नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो तो एक मील का पत्थर है भारतीय संस्कृति को समझने के लिए। सही कहा। उनका जो मूल संदेश है वो कर्म की श्रेष्ठता का है, आत्मसम्मान का है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का है। उनकी वो पंक्तियां तो हमेशा याद रहती हैं, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्या बात है। और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये थे राष्ट्रकवि दिनकर, एक बहुआयामी व्यक्तित्व, जिनके अंदर एक विद्रोही भी था, एक प्रेमी भी, जिनकी कलम में, जैसा मैंने कहा, तलवार की धार भी थी और फूल की नरमी भी। हाँ, उन्होंने बहुत गहरे द्वंद्वों को उकेरा, व्यक्ति की अपनी पहचान और समाज के बंधन, जैसे कर्ण के जीवन में, या फिर सांसारिक इच्छाएं और आध्यात्मिक खोज, जैसा उर्वशी और पुरुरवा के बीच। और सोचने वाली बात यह है कि ये शाश्वत संघर्ष, ये द्वंद्व आज हमारे अपने जीवन में कैसे दिखाई देते हैं, जब हम सामाजिक अपेक्षाओं के सामने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों के संतुलन साधने की जद्दोजहद करते हैं। ये सवाल दिनकर आज भी हमसे पूछते हैं।